आज हमारे साथ हैं एक छात्र नेता से बड़े बने एक नेता अतुल प्रधान जी। 2 बार चुनाव लड़ा है सरधना से और समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं। सर, आप छात्र राजनीति से शुरू किया है आपने और मुख्य राजनीति में आए हैं, इन दोनों में आपने क्या फ़र्क पाया है? देखिए, छात्र राजनीति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो छात्र राजनीति इस देश की पॉलिटिक्स के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि समाज का दबा कुचला, लाचार, वंचित और शोषित जो वर्ग है, उसके पास, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जिसके पास विरासत में पॉलिटिक्स नहीं है, वो पॉलिटिक्स में कैसे आए। ये छात्र राजनीति माध्यम था इसका, कि छात्र राजनीति के माध्यम से एक किसान परिवार का बच्चा, मजदूर परिवार का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा भी छात्र राजनीति के माध्यम से छात्र राजनीति करते हुए राजनीति की मुख्य धारा में भी आ सकता था, आते थे। और इसके चौधरी चरण सिंह जी से लेकर बड़े बड़े उदाहरण हैं और इतने रामविलास, बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं देश की पॉलिटिक्स में जो राजनीति में आए हैं। तो मैं शुरू में जब यूनिवर्सिटी में हम लोग आए तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं छात्रों की। उन्हीं को देखते ही उस लड़ाई में उतरे। उस लड़ाई के साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात हुई और जितना अवसर समाजवादी पार्टी ने छात्रों को, छात्र नेताओं को, गरीब मजदूर किसानों को मुख्य धारा की राजनीति में लाने का किया, इतना किसी और पार्टी ने नहीं किया है। तो इसलिए उनसे जुड़ा हुआ और मुख्य धारा की पार्टी में, राजनीति में हम लोग आए। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी छवि जो है वो सबसे बड़े युवा नेता की है, लेकिन जो ये आज का टाइम चल रहा है इसमें बीजेपी में ज़्यादा युवा जुड़ रहे हैं। ये आपके लिए एक चैलेंजिंग टाइम है, तो आप इसको कहाँ देखते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है वो बांटने की पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर इस देश में बंटवारा करके चले गए, लोगों को बांट कर चले गए, ठीक आज उसी तरीके की पॉलिटिक्स आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की है। जो आज इस समय युवा 2014 में भ्रमित हो गए थे, जिनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भटकाया गया था, आज आप कल का ही देख लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने कल ही आह्वान किया, 9 बजे से लेकर 9:09 तक आप जो है अपने घर पर लाइट बंद करेंगे और टॉर्च जलाएंगे। तो बेरोजगारी के खिलाफ करोड़ों युवाओं ने पूरे देश भर में उस आवाज को बुलंद किया। और आप देखिए, आज के समय में जो युवा भ्रमित था वो सही चीज जान रहा है, और सही चीज इसलिए जान पा रहा है क्योंकि उनका रोजगार छिन गया, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। तो जो आपने अभी जुड़ने की बात की, ये बहुत पहले की बात थी। अब कोई जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से युवाओं का नहीं है। अब आईटी सेल लगी हुई है, मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका मतलब उससे लोगों का विश्वास उठा है, जिस कारण से अभी आप देखिए, छोटा इश्यू जो 135 करोड़ लोगों के इश्यू हैं उनको नहीं उठाएंगे। जिसको भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सुटेबल पॉलिटिक्स होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सारे दिन देखिए टीवी चैनल पर ज़्यादातर लोग आज के समय में और 5 साल पहले के समय में चैनलों की टीआरपी के हिसाब से अगर देखें तो 100 आदमी अगर देखते थे 5 साल पहले, आज के समय में 50 आदमी टीवी देख रहे हैं। टीवी देखना ही बंद कर दिया। मैं अपनी बताऊं आपको, मेरा टीवी चलाकर देखिए, अंदर टीवी पर नेट आपको आएगा नहीं, मैंने केबल कटवा दिया। सर, आप 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं लेकिन जीत नहीं मिल सकी, उसके क्या कारण थे? देखिए, जो चुनावी जो पॉलिटिक्स है जिसमें वोट लेना होता है, तो उस समय के समीकरण, कई बार विरासतन वोट मिलती है, कई बार पैसा भी बहुत कोई व्यक्ति खर्च करता है उसके कारण वोट मिल जाती है, या मौके पर भावनाएं किस तरीके की लोगों की बन जाएं उससे भी वोट मिलती है। काम के मामले में समाजवादी पार्टी ने देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा काम किया। उसी तर्ज पर हमने भी अपनी विधानसभा में, खुद मुख्यमंत्री जी रहते हुए माननीय अखिलेश यादव जी 2015 में हमारे क्षेत्र में आए। मैं समझता हूँ लगभग 1500 करोड़ रुपए के काम हमने अपनी अकेले विधानसभा में कराए, जिसमें मेरठ से लेकर करनाल जो आपके लिंक रोड है, 4 लेन रोड है, 560 करोड़ रुपए की एक अकेली सड़क बनी। कोई बिजली घर, कोई नलकूप की व्यवस्था, कहीं पर छोटी सड़कें, कहीं पर बड़ी सड़कें, और अन्य प्रकार से भी हमने लोगों की मदद की। तो आज अगर हम पॉलिटिक्स में वहां पर 2 बार हारे हैं, ये बात सच है, लेकिन हम लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं और इस राजनीति के रास्ते पर हम लोग सेवा भाव से आए हैं, तो जीत भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर हार मिली है तो कुछ कारण रहे होंगे, उनमें सुधार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी सोच, अपने विचारों के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। सर, हर समाजवादी नेता ये बोलते हैं कि अखिलेश जी ने बहुत काम कराया। सर, फिर बीजेपी इतनी सीटों से कैसे जीती थी? देखिए, जब ये मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ये नशा है ना, जैसे कोई शराब का नशा करता है, कोई चरस का करता है, कोई अफीम का करता है,
ये जो इस समय का समय है। लेकिन अगर धर्म के नशे पर अगर आप लोगों को ले जाएंगे तो विकास का एजेंडा पीछे छूट जाता है। कई बार जो इन्होंने भ्रमित किया, लोगों को जाति धर्मों में बांटा, लोगों के बीच में दीवारें खड़ा कर दी, छोटी छोटी लड़ाइयों को बड़ा बना दिया, जातीय बना दिया, धार्मिक बना दिया, उसके कारण से लोगों में एक भटकाव आया और लोगों को झूठा गुजरात मॉडल, जो केंद्र सरकार में बैठे हुए आदरणीय मोदी जी जो 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से अभी जिनका उद्बोधन हुआ, हम तो पूछना चाहते हैं कि एक कौन सा चुनावी वादा है उनका जो लोगों को उन्होंने पूरा करके दिया हो। तो हम लोग हारे हैं, ये बात सच है, लेकिन अब इस समय पर लोग जनता जाग रही है और आने वाले समय पर उत्तर प्रदेश में विकल्प के रूप में और तरक्की और विकास के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी हैं और अखिलेश यादव जी आने वाले समय पर इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, आपकी धर्मपत्नी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, फिर उन्हें वो पद क्यों छोड़ना पड़ा, या ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या कठिनाइयाँ थी? देखिए, जो जिला पंचायत का ओहदा है, पद है, ये पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। तो सरकारें किसकी होती हैं? कई बार सरकार जो है वह अनाप शनाप तरीके से उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाती है, उल्टे सीधे कृत्य करती है। जब भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने हम लोगों पर कोशिश की कि हम लोग उनके हिसाब से काम करें, लेकिन हमने कहा कि हम सेकुलर सोच और विचारधारा के साथ, समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के साथ काम करेंगे और लोगों को, किसान मजदूर नौजवानों के लिए काम करेंगे। हम दबाव में नहीं आने वाले, इसलिए हमने उस पद से इस्तीफा दिया और हम मैदान में हैं, लगातार आंदोलन संघर्ष के माध्यम से लोगों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं। सर, आप एक इतने लोकप्रिय नेता होने के बाद 2019 में आपने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, आपने कोशिश नहीं की या पार्टी ने आपको जिम्मेदारी नहीं दी? देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जब 2019 में माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी से और उसमें सीटों का बंटवारा हुआ, तो हमारे पश्चिम की बहुत सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली गई। तो जो इसमें कर्मठ कार्यकर्ता था, जो बहुत सारे कार्यकर्ता लोग थे जो आज ताकत के रूप में पार्टी को रिटर्न कर सकते थे, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी का सामना उठाना पड़ा। लेकिन जब पार्टी को निर्णय लेती है, जब नेता कोई निर्णय लेता है तो वो सर्वमान्य होता है और हम लोग पार्टी और नेता के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने वाले लोग हैं, विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं। तो अगर टिकट नहीं मिला, जो जीते हुए लोग हैं, शायद पब्लिकली मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके ये बात कह सकता हूँ कि पब्लिकली सपोर्ट हमारे साथ ज़बरदस्त है। सर, 2022 के चुनाव जो है वो आप सरदना से ही लड़ेंगे या फिर कोई और सीट आपको सिलेक्ट? देखिए, सरदना मैंने 12 साल काम किया सरदना में, तो लगभग 12 साल बीते हैं, तो उसको छोड़कर जाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी उस तरह की पॉलिटिक्स में हम लोग आगे नहीं बढ़े जिसमें हम कहीं दूसरी जगह जाएं। हालांकि सीटें बहुत सारी हैं जहाँ से चुनाव लड़ा जा सकता है और जीत भी हो सकती है, लेकिन मैंने तय किया है कि जहाँ पर मैंने काम किया, जहाँ पर मुझे हार मिली, जनता के बीच में हम लोग रहे, मेहनत की, गरीब गुरबा लोगों से जुड़ाव रखा और हमारे क्षेत्र का किसी भी जाति का, कोई भी जाति का व्यक्ति, हिंदू या मुसलमान, हमारे लिए ये नहीं कह सकता। हमारे लिए सबके दरवाजे खुले रहे और आज हमारे लिए उन्होंने दरवाजे खोल रखे हैं। तो हम बेशक वो 2 बार हारे सरदना से, लेकिन मुझे लगता है कि जनता इस बार हम पर विश्वास करे, क्योंकि बीजेपी ने उनको ठगने का काम किया है। थाने, तहसील, अस्पताल ये दलाली के अड्डे बन गए हैं। लूटमारी और डग्गामारी के असली जो थाने अड्डे बने हैं और उनके मार्फत जो लोगों को परेशानी और दिक्कत झेलनी पड़ी है। और जो पिछले 6 महीने कोरोना काल के 5 महीने 6 महीने निकले हैं, इसमें भयंकर ये त्रासदी का दौर है, जिसमें हम लोगों ने अपने क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बनाकर गरीब गुरबा लोगों की मदद करके, चाहे वो कोरोना काल में राशन बांटने का रहा हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से मदद रही हो या सार्वजनिक रूप से मदद रही हो, हमने करने का काम किया। और आने वाले समय पर भी हम सरदना से चुनाव लड़ेंगे और ईश्वर और जनता का मुझे लगता है हम पर आशीर्वाद है इस बार, और इस बार ये सामने वाली गलत शक्तियाँ चुनाव हारेंगी। सर, समाजवादी पार्टी ने लास्ट 2 चुनाव में एक पहला कांग्रेस से गठबंधन किया और दूसरा बीएसपी से किया, लेकिन सर दोनों ही असफल रहे। ये तो आम लोग भी बता सकते थे कि इनका गठबंधन जो है वो सक्सेस नहीं होगा। देखिए, जब आदमी विफल हो जाता है, जब आदमी किसी चीज़ में मतलब चुनावी परिप्रेक्ष्य से अगर आप कह रहे हैं, तो अगर चुनाव हार जाते हैं या कोई चीज़ सफल नहीं हो पाती, तो लोग तमाम तरीके के सवाल उठाते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी ने कुछ चीज़ तय की थी तो वो अच्छी चीज़ के लिए की थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, ये अलग बात है।
हम लोग आने वाले समय पर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जनता समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, इस टाइम कांग्रेस जो है वो यूपी में बहुत मजबूत हो रही है, इसका आपकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मजबूती का पैमाना आप जान सकते हैं, आपने किस परिप्रेक्ष्य में बात की है। दिल्ली में आप देखिए, जो लगातार कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई दिखाते थे लोग टीवी पर, उसमें केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ पर, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया था और काम की पॉलिटिक्स से जो जाति धर्म की पॉलिटिक्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। जो लोग गृह मंत्री के पद पर बैठकर हिंदू मुसलमान की बात करते हों, जो चुनाव के समय पर लगातार हिंदू मुसलमान और तमाम तरीके के गलत शब्द बोलते हैं, उनको भी धराशायी केजरीवाल ने दिल्ली में किया अपने काम के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है और कोई विकल्प के रूप में नहीं है। सर, अखिलेश यादव जी पे ये आरोप लगता है कि वो लखनऊ में ही हैं और बस एक सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिर्फ ये मीडिया पर ही हैं, वो ज़मीन पे नहीं है। उससे ज़्यादा मेहनत प्रियंका गांधी कर रही हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश की छोड़िए, जो भी सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई नेता आपको लगता हो, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ अखिलेश यादव जी के मुकाबले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुकाबले, उनको पब्लिकली और जिले वाइज और काम के परिप्रेक्ष्य में शायद 10वें हिस्से भी किसी को नॉलेज नहीं होगी जितनी अखिलेश यादव जी को नॉलेज है। पिछले दिनों जो कोरोना काल के समय की चीज़ें थी, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं लोग, ये वही लोग हैं, टीवी वाले लोग। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ करके नहीं दिया। अच्छा बताइए, और रोजाना सरकारी हेलीकॉप्टर का माननीय योगी जी इस्तेमाल करते हैं, क्या नया किया उन्होंने? एक काम बता दीजिए अखिलेश यादव जी में। और एक छोटा सा अंतर बताऊं, इस समय के मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो काम छोड़े उनके फीते काटते घूम रहे हैं। और एक और दूसरा उदाहरण बताता हूं, अखिलेश यादव जी ने 26 महीने का समय लिया था 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, आगरा टू लखनऊ, और 23 महीने के रिकॉर्ड समय में उसको पूरा कर दिया। और शायद दुनिया का सबसे लंबा 6 लाइन और फिर 8 लाइन तक बढ़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इनके 2019 के जनवरी में इन्होंने घोषणा की थी और शुरू में आते कह दिया था कि हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे। 2 साल में ये अलाइनमेंट तैयार नहीं कर पाए कि इनको बनाना कहाँ है। गंगा एक्सप्रेसवे का मेरिट में बैठा हूँ। तो ये अखिलेश यादव जी के काम की बात करेंगे। 21 लाख लैपटॉप बांटे बच्चों को, 55 लाख गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे दी। इन लोगों पर 102 और 108 एम्बुलेंस में तेल तक नहीं डाला जा रहा। जो 100 नंबर की सुविधा दी थी उसको सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया। जो 1090 की महिलाओं को मदद करने वाली हेल्पलाइन थी उसको इन्होंने बट्टे खाते में डाल दिया। उनकी आज तक तनख्वाह नहीं दे पा रहे। सारी भर्तियों पर लगभग रोक है। कोई भर्ती होती है, ऐसा कोई एक एग्जाम बताओ, पटवारी का, सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का, किसी का भी एक भर्ती का जिसमें पेपर आउट ना हुआ हो, जिसमें लोग पकड़े ना जा रहे हो। और लास्ट की भर्ती में तो, शिक्षक भर्ती में तो ये हुआ कि आज तक ये पेपर आउट करने वाले, ये जो गलत तरीके से जो लोग परीक्षा पास किए थे, आज तक उसके मुख्य आरोपों की जो भाजपा नेता उसको पकड़ नहीं पाए। सर, आपके जो मेरठ के पूर्व जिलाध्यक्ष थे जयवीर सिंह, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो सर ये पार्टी को पता था पहले से ही और फिर पार्टी में अभी भी रखा हुआ है? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे लंबे समय तक। बीच में क्या बात हुई वो जाने, लेकिन वो कुछ दिन के लिए आरएसएस की तरफ गए। एक बार कहीं गए थे तो फोटो कहीं अखबार में छपा था, लेकिन वो वापस पार्टी में। उन्होंने कहा मुझसे चूक हुई, मैंने गलत विचारधारा को 1-2-4 दिन के लिए अपनाया, लेकिन पार्टी ने उसके बाद महत्वपूर्ण पद नहीं दिया है कोई उन्हें। लेकिन अगर कोई आरएसएस की विचारधारा को त्याग कर समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा को अपनाना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमारी अपनी एक विचारधारा है, हम समानता की बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करने वाले, जाति और धर्म पर लोगों को लड़ाने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर कोई हमारी विचारधारा से सहमत है तो आए हमारे साथ। सर, आप पे ये आरोप भी लगता है आप जातिवादी राजनीति करते हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए मैं बेहतर जवाब आपको दूंगा और आप उसको लोग सुन रहे होंगे, जो भी सुनेंगे मेरी बात को वो मुझसे संतुष्ट होंगे। देखिए, सच्चाई है इस समाज की कि उसकी जाति क्या है। जिस जाति में आदमी पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी हैं, नातेदारी हैं, मामा, फूफी, चाचा, सब रिश्तेदारियां हैं। और बताइए किससे लगाव होता है एक आम आदमी का? अपने समाज के लोगों से लगाव होता है, उन्हीं की रिश्तेदारी में जाता है, उन्हीं के दुख सुख में शामिल होता है, ज़्यादा यही है। लेकिन जब एक स्तर से ऊपर आदमी उठता है तो फिर वो सबके लिए काम करता है। मैंने शुरू से यही किया कि मेरा काम है अपने समाज को सही दिशा देना,
बेहतर रास्ता दिखाना, अच्छी चीज़ें सिखाना, आने वाले समय को उनके बेहतर करना, नस्लों को बेहतर करना। लेकिन मैंने आज तक किसी भी शख्स से कोई इंटरव्यू, कोई प्रोग्राम, कोई मेरा वक्तव्य ऐसा बता दे कोई आदमी जिसमें मैंने किसी जाति की आलोचना की हो। मैंने कहा हम दूसरे लोगों को साथ लेकर चलें, ये बेहतर चीज़ है, और हम किसी जाति को कमतर नहीं आंकते। हमारे समाज में जो गरीब गुरबा लोग हैं, मैंने हमेशा उनको अपने घर में, अपने दिल में, अपने दिमाग में स्थान दिया है। ये विचारों की लड़ाई है। जहाँ तक समाज की बात आती है, अगर कोई अपने समाज के लिए अच्छा चाहता है तो इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं उनके लिए अच्छा करना चाहता हूँ। वो भटकाओ की तरफ कुछ लोग हैं तो मैं उन्हें बेहतर बनाना चाहता हूँ, और मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी जाति की बुराई करने के बजाय आप उसकी अच्छाइयों को ले लीजिए और बुराइयों को छोड़ दीजिए। सर 2017 के चुनाव से पहले जो यादव फैमिली में जो ये लड़ाई चल रही थी, सर उससे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है चुनाव में, तो लड़ाई क्या थी सर? देखिए, मैं पारिवारिक लड़ाई के ज़्यादा बातें इसलिए नहीं कर सकता, या मैं उसके चक्कर में इसलिए नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमें दिशा निर्देश देते हैं और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो पारिवारिक रूप से कब उनकी मतलब कौन लोग इकट्ठा रहेंगे, कौन लोग साथ चलेंगे, वो इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। सर अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पर ये आरोप है कि वो आजम खान के साथ नहीं खड़े हुए हैं। अच्छा, आप बताइए कि एक वक्तव्य बताइए जिस इंटरव्यू में माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं आजम खान साहब, और पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ने हर कदम पर जितना उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया, ये कोई छुपा हुआ किसी से नहीं है, हर कोई जानता है। माननीय आजम खान साहब के बारे में पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है, और जितना माननीय अखिलेश यादव जी आजम खान साहब का सम्मान करते हैं, शायद और कोई व्यक्ति इतना सम्मान उन्हें नहीं दे सकता। समाजवादी पार्टी की कल्पना बिना आजम खान साहब के संभव नहीं है, और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो लोग करते हैं जो भाजपा को लाभ देना चाहते हैं, और ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है कि इन लोगों को आपस में किसी भी तरीके से बांट कर रखा जाए। लेकिन हम उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार आजम खान साहब के साथ खड़ी है, हम सब लोग खड़े हैं। माननीय अखिलेश यादव जी खुद 2 बार रामपुर गए हैं। उसके बाद जब ये किस्सा चला, जेल पर भी तमाम पार्टी के नेतागण जाते हैं, कोर्ट में जिस तरह से मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। अगर आप देखिए, अभी डॉक्टर कफील को जो है इन्होंने NSM बंद किया, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया। हर कोई जानता है कि गलत तरीके से उनको भेजा गया था। समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मंच से उनकी बात कही है, और अब भी लगातार कही जाती है। सर जो उन पे मुकदमे लगे हैं वो फर्जी हैं या जायज़ लगे हैं या राजनीतिक दबाव? अच्छा, आप बताइए। जो मैं हालांकि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ और मैं चुनाव हारा हूँ, मैं किसी से तुलना अपनी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और उनका सम्मान है। लेकिन आप समझिए कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पर 47 मुकदमे हैं। जिला बदर की फाइल हमारी रखी हुई है। 2 बार इन लोगों ने मुझे, बसपा की गवर्नमेंट में 3 बार जिला बदर किया, गैंगस्टर मुझ पर लगाया। तमाम मुकदमे हमारे ऊपर हैं। मैं लगातार 9 बार जेल, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मैं 9 बार जेल गया हूँ। अब लगातार मुकदमे, लॉकडाउन में 6 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए हैं, अभी इस लॉकडाउन में पिछले 4 महीने में। तो ये देखिए, हम जब ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, और इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर रही। लेकिन जनता सब जान रही है, आने वाले समय पर निश्चित रूप से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सर जो इंडिया की जो इकोनॉमी इतनी डाउन हो रही है, सर आप उसके लिए क्या कारण मानते हैं? देखिए, -23 बताइए। देखिए, नॉलेज जो है वो एक तो किताबी होती है, और एक अपने बड़ों से मिलती है इंसान को, माँ बाप, दादा दादी, या जो हमारा समाज है उससे नॉलेज पाता है इंसान। एक प्रैक्टिकल रूप में जो देखता है वो नॉलेज होती है, जिसमें ना किताब होती है उसके पास, ना उसके बड़े होते हैं। लेकिन जब आदमी पगडंडियों पर चलता है, जहाँ कंकरीली और पथरीली राहें हैं, तो कई चीज़ें सामने आती हैं। तो जो GDP की हम बात करते हैं, तो ये कहता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद GDP का पता चला, उसके पहले कौन सी GDP थी? अरे देश की आज़ादी के पहले तो देश गुलाम था ना भाई, तो अब देश आज़ाद है ना। जिसको आप पहले लोगों को खराब बताते थे, वो हालांकि हमारे पश्चिम की भाषा है, मैं उसको ज़रूर बोलूँगा। हमारे गांव में, देहात में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुरखों की संपत्ति को बेच दे, या उसका अपने खुद के यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर ले, और आने वाली संतानों के पास वो संपत्ति ना बचे, तो उसको गाँव में कहते हैं खाने खराब।
तो ये जो सरकार है, ये जो इस समय मोदी जी गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये उसी श्रेणी में अब इस समय पर इसलिए आते हैं क्योंकि ये पुरखों की अपनी संपत्ति को बेच रहे हैं। अब बताइए नौकरियां कहां से मिलेगी? सार्वजनिक उपक्रम के जितने भी क्षेत्र है, आप SCL देखिए बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम देखिए उसकी बोली लगा रखी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखिए बोली लगा रखी है, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां हैं, उनमें लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों को VRS दिया जा रहा है। BSNL में 80 हज़ार लोगों को अब तक निकाल दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का कुछ दिन पहले आया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में 30 हज़ार लोगों को VRS दे रहे हैं। रेलवे को ये प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। लाल किले को 20 साल के लिए किसी उद्योगपति को दे दिया। देश गरीब हो रहा है और अंबानी अमीर हो रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र थे ये उसको प्राइवेट की तरफ लेकर जा रहे हैं और कुछ लोगों के हाथ में जो 20, 25, 30 इनके दोस्त हैं, खास फ्रेंड हैं, उनको पूरे देश की बागडोर और संपत्ति उनके नाम करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और पूरे देश में उसने आधिपत्य जमा लिया था, इसी तरीके से ये लोग अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों के बाकी देश को, लोगों को उनके गुलाम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये हिंदुस्तान इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा और आने वाले समय पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सर, इस टाइम जो देश की राजनीति है वो किस तरफ जा रही है, आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, देश की राजनीति ऐसा होता है कि ये जो समय चल रहा है, ये समय इन्होंने विघटन वाला कर दिया, झूठ का कर दिया। भाजपाइयों के लिए एक कहावत मशहूर है कि बार बार बोलो, लगातार बोलो, आंख में आंख मिलाकर बोलो, और इतनी बार बोलो झूठ कि लोगों को, सामने वालों को वो सच लगने लगे। तो ये झूठ के माहिर लोग हैं। अगर किसी को झूठ की ट्रेनिंग और PhD या डिलीट की उपाधि देनी हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए तैयार है। और ये कागज वागज जो भी इनके बने हो, जो भी डिग्रियां इनके पास हैं और जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें अगर मैं कोई उपाधि देना चाहता हूँ, झूठ की अगर PhD किसी को देनी है तो इनके बड़े जो जितने नेता हैं उनको दी जाए, छोटे वाले नेताओं को छोटी डिग्री दे दी जाए। अभी सर, एक लाइटर मूवमेंट का क्वेश्चन है। लोग ये कहते हैं कि आपकी जो पत्नी है उनका नसीब अच्छा है, आपसे जो भी चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वो जीतती हैं। अभी तो एक ही लड़ा उसने, और वो हमारे परिवार में दिक्कत ये है कि हमारे मम्मी पापा बचपन में नहीं रहे और मैं अकेला ही था, भाई तो, और 2 बहनें थीं। तो अभी हमारी जो पत्नी है, 3 बच्चे हैं हमारे, 2 बड़ी बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो बहुत सारी घर की परेशानी, दिक्कतें रहती हैं। जब बच्चे बड़े हो रहे हों तो हम लोग तो ज़्यादा उनको प्यार नहीं दे पाए, लेकिन माँ का कर्तव्य भी निभाना है उनको। और जब कभी परेशानी, दिक्कत आती है तो वो क्षेत्र की भी बागडोर संभालती हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात सही है, कभी कभी लक काम करता है। उन्होंने पहला ही चुनाव लड़ा तो वो जिला पंचायत सदस्य का, जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती, फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी नहीं, हालांकि बीच में हटना भी पड़ा। लेकिन आने वाला समय है, पॉलिटिक्स में काफ़ी ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए। शायद फिर मौका मिलेगा, जनता फिर देगी। सर, आपको ये कहा जाता है कि आप अखिलेश यादव जी के बहुत चहेते हैं, तो आप भाभी को भी इसलिए लाए हैं जैसे डिम्पल जी आई हैं? देखिए, नहीं, वो हम उनसे मतलब अपनी बराबरी नहीं कर सकते। वो हमारे नेता हैं पार्टी के। और कभी कभी देखिए, मैं कह सकता हूँ ये बात, गुस्सा, नाराज़गी, नेता का डांटना, धमकाना, प्यार करना, वो अभिभावक के रूप में हमारे बीच में है। और उन्होंने जितनी मदद हमारी वो कर सकते थे। 27-28 साल की उम्र में पहली बार मेरा टिकट MLA का किया, बिना किसी सिफारिश के। मैं चुनाव हारा, मुझे प्रदेश का अध्यक्ष उन्होंने बनाया यूथ का। फिर मैं अध्यक्षी करता रहा, उन्हें लगा कि और मदद करनी चाहिए तो हमारी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। और मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ताकत दी, उस ताकत का इस्तेमाल हमने जनता के लिए और गरीब गुरबा लोगों की खुशहाली के लिए किया। और आने वाले समय पर भी हम लोग जनता के बीच में रहकर गरीब गुरबा लोगों की लड़ाई और बिना जाति, बिना धर्म देके करते रहेंगे। सर, एक ये अभी अफवाह चल रही थी, ये अफवाह कह सकते हैं या वो तो आप सच्चाई बताएंगे, कि आप BJP ज्वाइन करने वाले थे? देखिए, एक इसकी अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। ये मैं उन लोगों के लिए जवाब हूँ जो लोग ये बात बोलते हैं कि दरअसल जो जैसा होता है वो वैसी बातें करता है। तो मैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है और मैं समाजवादी पार्टी में हूँ जब से मैंने राजनीति की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उसकी सोच है, जो उसके काम करने का तरीका है, उस तरीके को, उस विचारधारा को मेरे जैसा इंसान कभी नहीं अपना सकता। मैं राजनीति में अपने घर बैठना पसंद करूँगा उस विचारधारा को अपनाने के बजाय। लेकिन देखिए, किसी के कहने को तो नहीं रोक सकते आप। भाई, हम लोग समाजवादी पार्टी में रहते हुए जब इतनी 325 की पूर्ण बहुमत की सरकार है, मेरे पर इस सरकार में भी पहले जो मुकदमे वो तो हैं ही हैं, लेकिन इस सरकार में भी लगभग 20 के लगभग 2 दर्जन के लगभग मुकदमे लगे हैं। मैं जेल भी गया हूँ बीच में।
तो जो बात जो कहता है वो आदमी, वो सोचता है कि वो इससे कमज़ोर हो जाएंगे, उनके इरादे कमज़ोर हो जाएंगे, वो हल्के पड़ जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ। मुझे समय और हालात ने नेता बनाया है। मुझे किसी ने वैसे नहीं दे दी कोई चीज़ उठाकर। मैं किसी ओहदे पर, पद पर नहीं रहा हूँ, किसी ऐसे पद पर जिससे सदन में जाने का मौका मिला हो, लेकिन मुझे लगता है जनता अब की बार देगी। आने वाले समय पर हम लोगों से बताएंगे, उन्हें उन लोगों को बताएंगे जो इस तरीके की बातें करते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। सर, समाजवादी पार्टी के 2 गुट क्यों हैं मेरठ के अंदर? देखिए, वो गुट उट की जो बात है वो अपनी अपनी एक सोच बन जाती है। वो गुट वाले लोग भी, जो दूसरे वाले गुट हो, तीसरा गुट हो, चौथा गुट हो, वो भी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि गुटबाजी के लिए कई लोग बोलते हैं कि भाई वो गुट बन गया, इससे पार्टी का नुकसान होता है, कई जगह नुकसान होता है, लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी में गुटबाजी एक कंपटीशन रहता है। अच्छा अगर लोग काम करते हैं, कई बार गुटबाजी से लोगों को लाभ होता है। गुटबाजी अच्छी चीज़ है क्या? देखिए, गुटबाजी कौन किस रूप में करा वो बात अलग है, लेकिन मैं अपने नाना जी का उदाहरण देता हूँ। हमारे नाना जी जब गुस्सा हुआ करते तो ज़्यादा काम किया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा एक बार, क्या आप गुस्सा हो तो ज़्यादा काम करते हो? कह रहे इससे मुझे मेरे काम का भी नुकसान नहीं होता और मैं बता देता हूँ दूसरे सामने वाले को कि भाई मैं ज़्यादा काम करने वाला हूँ, तो मैं उनकी बात ध्यान रखता हूँ। तो कोई अगर नाराज़ है, ज़्यादा काम करे और पार्टी के लिए अच्छा करे, लोगों के लिए अच्छा करे और अच्छी चीज़ पाए। सर, अगले 10 साल में आप अपनी राजनीति कहाँ देखते हैं? मैं बहुत लंबा नहीं सोचता हूँ, मैं रोज़ के रोज़ में रहता हूँ। मैं 10 साल 20 साल का किसी को नहीं पता है। ये भाजपा वाले लोगों को पता है, घमंडी लोगों को, गुरूरी लोगों को। अगले आने वाले 40 साल के अमित शाह साहब को पता है, जो अभी एम्स से भगवान ने ठीक कर दिया, उन्हें घर जा रहे हैं कोरोना में, जो है अभी एम्स में होकर आए हैं। और 40 साल की पॉलिटिक्स का तो नहीं पता है, हमें तो नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जनता जब मौका देगी, जो काम करता रहता है जनता से मौका देती है, प्यार करती है, और हमें इतना प्यार जनता में है इस समय, चाहे हम ओहदे पर हो ना हो। एक लास्ट बात कहूँगा मैं आपसे। मैं एक जगह गया था, तो वहाँ पर मुझसे सवाल किया, और लोगों से सवाल किया कि राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो मैंने ये बात की, और लोगों ने जो कहा वो जाने, नहीं बताना चाहता मैंने कहा राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति के पास ओहदे से बड़ा है सम्मान। अगर सम्मान किसी के पास है तो समझिए वो बहुत ताकतवर इंसान है। अगर आप कहीं पर जाते हैं, किसी जाति में, किसी धर्म में, जो आज के समय में खूब लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन हमसे कोई करा के दिखाए। लेकिन ये बात सच है। गलत और सही की परिभाषा क्या है? एक सिंपल शब्दों में गलत और सही की परिभाषा ये है, गलत मतलब गलत और सही मतलब सही। जो अपने हिसाब से गलत और सही की परिभाषा करते हैं, अपनी ज़्यादा चीज़ बढ़ाकर, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि देश ये सबका है, सबको जीने का हक है, सबको तरक्की करने का हक है, संसाधनों पर सबका हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ना हिंदू की सेवा कर सकते हैं, ना किसी और की सेवा कर सकते हैं, ना मुसलमान की कर सकते हैं, ना सिख की, ना ईसाई की। इनकी सोच, इनकी नीयत में ये उद्योगपति इनके दोस्त हैं। हम जनता से अपील करेंगे कि इनके भ्रमित वाले रास्ते पर ना चलें। तरक्की और आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। मैं आप सब लोग जुड़े और आप लोग इतनी दूर से इंटरव्यू के लिए आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आने वाले निकट भविष्य में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। शुक्रिया सर, आपका इतना धन्यवाद। जय हिंद।